कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद राजेश सर, बड़ा इंटरेस्टिंग इश्यू। दरअसल 18 महीने के बाद चीन के राजदूत भारत पहुंचे हैं। क्या एलएसी पर जो टेंशन है वो कम हो सकती है? उसके ऊपर मैं आपसे बात रखूंगा, सवाल पूछूंगा, वो समझना चाहूंगा। लेकिन साथ ही साथ कल कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के कुछ आंकड़े सामने आए हैं सर। वो कह रहे हैं कि एलएसी पर एक तरफ टेंशन है, 20 जवानों की शहादत हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश का 1 महीने में 4 बार चीन नाम बदल चुका है, दावा कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद भारत चीन के बीच 9 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर भारत अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं, उन दोनों के बीच का व्यापार जो है वो अभी भी 8,91,000 करोड़ का है। चीन से हमने, ये सबसे जो चिंताजनक पहलू है कि चीन से 7,78,161 करोड़ रुपए का हमने आयात किया है और चीन को निर्यात क्या किया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। 1,25,047 करोड़ रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया है। यानी कि सीधे तौर पर यह घाटे का व्यापार है, लेकिन फल फूल रहा है। हम बेशक जयशंकर साहब, डिफेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मोदी, कोई भी ये कह ले कि हम चीन को सबक सिखा कर रहेंगे, लेकिन व्यापार ये बता रहा है कि पर्दे के पीछे खेल कुछ दूसरा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, कैसे इसे जस्टिफाइड कर पाएंगे कि एक तरफ शहादतें, आपके प्रदेश के नाम बदले जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसी से व्यापार भी कर रहे हैं साहब? राजेश, बहुत ही बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है। इसका एक ही जवाब है, मनुष्य की प्रवृत्ति वही है जो कि उसे सुविधा दे। जरूरत पड़ने पर चलो यहीं पे रुक जाता हूं। जरूरत पड़ने पर मनुष्य अपने दुश्मन के साथ व्यापार करेगा। ये तो हजारों साल से एक लिखित डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। आज की तारीख में कि अगर आप देख लोगे तो मैं भूल जाइए एंशियंट टाइम में व्यापार हुआ दुश्मनों के बीच में, मेडिएवल टाइम में व्यापार हुआ दुश्मनों के बीच में, आज मॉडर्न जमाने में भी दुश्मनों के बीच में व्यापार हो रहा है। इंग्लैंड और जर्मनी का इतना भयंकर युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले 1914 तक इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में सबसे ज्यादा व्यापार होता था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में चालू हुआ। 1938 तक इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में सबसे ज्यादा ट्रेड होता था। आज भी अगर हम देख लें, दुनिया में दो बड़े बड़े दुश्मन देख लो, अमेरिका और चीन। आप हैरान हो जाओगे, पूरी दुनिया में इनकी दुश्मनी चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा व्यापार किन दो देशों में होता है? अमेरिका और चीन। तो जो लोग मार्केटिंग में डील करते हैं, जो लोग व्यापारी होते हैं, जो व्यापार करते हैं, उनको मालूम है कि दुश्मन के साथ व्यापार करना गुनाह नहीं है, वरन फायदेमंद सौदा है। अब जहां तक भारत और चीन की बात है, चीन हमें एक्सपोर्ट करता है, हम उनसे खरीदते हैं। दो कारण हैं। एक तो चीन का जो माल है भारत के लोगों को पसंद हो, बहुत पसंद है। आप दिवाली में पटाखे देख लीजिए, होली में चीन की पिचकारियां देख लीजिए, किसी भी मंदिर मस्जिद में आप जाएंगे तो जो धार्मिक उपकरण होते हैं, पूजा सामग्री चीन में बनके इंडिया में आती है। और तो और भारत के भगवान, चाहे आप लक्ष्मी, पार्वती, गणेश ले लो, शिव जी ले लो, सबकी प्रतिमाएं चीन से बनकर भारत में आती हैं। भारत में उनको पसंद किया जाता है, लोग खरीदते हैं। दूसरी चीज, चीन में अगर आप देखें, चीन से जब सामान आयात करते हैं, वो कुछ ऐसी गुंडी चलाते हैं, बहुत ही घटिया शब्द है, कि वो बहुत सस्ता है। आज आप एक स्टैंडर्ड सामान आप देख लो, फोक एंड नाइफ। हमारे भारत में जो मिडिल इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप के घर में सबसे पहले जब पैसा आता है,
तो क्या करते हैं शुरुआत में, जब भी कोई गरीब आदमी मिडिल इनकम ग्रुप में समावेश करता है, फोक एंड नाइफ खरीद के घर में रखता है कि गेस्ट आएंगे, हम फोक एंड नाइफ के द्वारा उनको डिनर कराएंगे, लंच कराएंगे। आप एक फोक एंड नाइफ सेट मेड इन अमेरिका, मेड इन यूरोप, मेड इन इंडिया खरीद लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे। जी अमेरिका का फोक एंड नाइफ का जो सेट है वो 10,000 रुपए का है। फ्रांस वाला फोक एंड नाइफ का सेट जो है वो 5,000 रुपए का है। मेड इन इंडिया फोक एंड नाइफ का जो सेट है वो 2,000 रुपए का है। और मेड इन चाइना फोक एंड नाइफ का सेट वही, मोटा मोटी वही, आपको 800 रुपए में मिल जाएगा सेट। कीमत ठीक है। उनकी बहुत कम होती है, लोग खरीद रहे हैं, लोग खुश हैं। जी नहीं नहीं, मैं जो पॉइंट समझना चाह रहा हूँ सर, आपने कहा बहुत अच्छी बात है कि चीन का माल सस्ता है और व्यापारी व्यापार करते हैं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सीमा पर क्या कुछ हो रहा है। सर, जो कुछ सीमा पे हो रहा है वो हमारे देश के जवानों के साथ हो रहा है। आप जैसे लोग ये कहते हैं कि चीन की सबसे मजबूत ताकत उसकी अर्थव्यवस्था है। अगर चीन को कमजोर करना है, घुटने के बल लाना है, तो फिर उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होनी चाहिए। हम तो उसकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर रहे हैं सर। हम तो उसे खुद पैसा दे रहे हैं कि आप हथियार खरीदिए और हमारे जवानों के खिलाफ उनका इस्तेमाल कीजिए सर एलएसी पर। क्या हाँ। आप इससे आप कह सकते हैं कि नहीं ये गलत है? राजेश, चीन से कुछ कुछ इंपोर्ट तो ऐसे हैं कि हमें वो करना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि उसके बगैर भारत में काफी सारे कारखाने बंद हो जाएंगे। जैसे बल्क ड्रग्स हम चीन से आयात करते हैं, फिर उनकी फॉर्मुलेशन हम इंडिया में तैयार करते हैं, पैकेजिंग इंडिया में करते हैं, फिर उसको अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम ये बल्क ड्रग चीन से इंपोर्ट ना करें तो उसका जो हम स्ट्रिप्स या बॉटल में बंद करके पैकेजिंग करके जब अफ्रीका भेजते हैं वो बंद हो जाएगा। फिर चीन से हम बहुत बड़ी तादाद में फैब्रिक आयात, थान के थान फैब्रिक आयात करते हैं, चाहे उससे हम पर्दे बनाएं, चाहे चादरें बनाएं, चाहे परिधान बनाएं। अगर चीन से हम ये थान के थान अलग अलग तरह के सिंथेटिक और हल्के भारी अलग अलग परिधान रोल के रोल हजारों मीटर लाखों मीटर इंपोर्ट ना करें, तो इंडिया में ये जो छोटी छोटी गली मोहल्ले में जो फैक्ट्रियां चल रही ना, 20 टेलर 40 टेलर मात्र 100 टेलर 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, शर्ट बना रहे हैं, ट्राउजर बना रहे हैं, पिलो कवर बना रहे हैं, ये सारे बंद हो जाएंगे। तो चीन से तो पैसा तो हम दे रहे हैं ना सर। एक मैं जो सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं घुमाना चाहता, कि हम खुद चीन को पैसा दे रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ हथियार खरीदिए हमारे ही पैसे से। व्यापार घाटा तो यही बोल रहा है। आप जवाब नहीं देना चाहेंगे इसका, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगला पॉइंट जो मेरा बड़ा मैं जवाब देता हूँ। जवाब ये है राजेश कि चीन के साथ जब हमारे व्यापारी वहां जाते हैं, दोनों देशों को मजबूती मिलती है। हाँ, हमें ये कोशिश करके चीन को एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए। अब चीन हमसे क्या खरीदेगा ये समझना चाहिए। चीन हमसे तभी खरीदेगा, कोई सामान खरीदेगा अगर उसमें कुछ टेक्निकल वैल्यू है, वैल्यू एडिशन है। तो चीन हमसे टेबल लैंप नहीं खरीदेगा, चीन भारत से टेबल लैंप नहीं खरीदेगा। चीन भारत से क्या करेगा, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदेगा, अगर वो चीन खुद नहीं बना सकता। सर, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जो मेरा अगला पॉइंट है वो ये है कि फिर आप कह रहे हैं कि हमने वहां की जो ऐप हैं उनको बैन कर दिया है, तो क्या वो सिर्फ एक दिखावा है? बल्कि व्यापार तो आपका फल फूल रहा है। आप सिर्फ ऐप बैन करके दिखाना चाह रहे हैं कि आप चीन के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, उसका क्या असर होगा सर? हाँ राजेश, होता ऐसे है कि जब हमने ऐप्स को बंद किया था तो बहाना तो हमने दिया कि इससे नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही है, चीन जो है इंडिया के बारे में डेटा गैदर कर रहा है। लेकिन इसमें भावनाओं का ज्यादा स्थान था। जो देश के हमारे देश प्रेमी जो हैं, जो देश को प्यार करते हैं, उनकी भावनाओं को ज्यादा स्थान मिला जब हमने चीन के ऐप्स को कैंसिल किया। अब देखिए, व्यापार के बारे में हम बात कर रहे थे। व्यापार आप अपने पड़ोसी मुल्क से रोक नहीं सकते हैं,
क्योंकि ठीक है। व्यापार करने से, दुश्मन के साथ व्यापार करने से भी फायदा ही होता है, जब तक जी लड़ाई ना हो जाए, जब तक लड़ाई शुरू ना हो जाए। और आप देखिए, चीन के साथ हमने कोई लड़ाई नहीं की है। 1962 के बाद से चीन के साथ सीमा पर झड़प हुई है। वो तो बस के सीट पर भी 2 पैसेंजर तू हट हो जाती है। 1962 के बाद से चीन के साथ 20 लड़ाई जवानों नहीं। के होने के बाद मुझे लगता है ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप जो कह रहे हैं कि ये झड़प नहीं सर, 20 जवानों को खोया। सोचिए उन कर्नल साहब की वाइफ, उनके बच्चों के बारे में सोचिए सर, जिनकी शहादत हुई है। वो क्या सोच रहे होंगे कि क्या मेरे पिता बस की एक सीट के लिए झड़प लड़ रहे थे। तो मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा सर। बस एक आखिरी पॉइंट, चीन ने 18 महीने के बाद राजदूत भारत में तैनात किया है। क्या ये राजदूत कोई पहल कर सकता है, या उम्मीद करें इन राजदूत से कि एलएसी के विवाद को सुलझाने के लिए कोई कदम दोनों देश मिलकर उठा सकते हैं? हाँ राजेश, पहली चीज तो है कि अच्छा कदम है, बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि चीन के प्रॉपर राजदूत भारत में आए हैं। दूसरी बात है, चीन को हमें समझना पड़ेगा, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो उनका जी राजनयिक सिस्टम है, उनका जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है, उसमें किसी को भी बहुत ज्यादा मैन्यूवरिंग स्पेस, यानी अपने बुद्धि, अपने इनिशिएटिव को इस्तेमाल करने की जगह नहीं होती है। तो चीन में जो आदेश बीजिंग से निकलते हैं, बीजिंग क्या, चीन में जो आदेश शी जिनपिंग की माइंड से निकलते हैं, उसको डाउन द लेडर आखिरी आदमी को, चाहे वो एक क्लर्क हो या एम्बेसडर हो, पालन जी करना पड़ता है बिना किसी चेंजेस के। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन ये सोचना कि बहुत ज्यादा चेंज होगा, होगा नहीं। अगर बॉर्डर में तनाव कम करना है, उसका एक ही तरीका है, चीन के साथ डायलॉग, राजनीतिक तौर पर थोड़ा हाथ मिलाना पड़ेगा। चीन के जी साथ डायलॉग, डिप्लोमेटिक ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर हमारे डिप्लोमेट्स को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को वहां जाना पड़ेगा, थोड़ा हाथ मिलाना पड़ेगा। संबंध सुधरेंगे, जरूर सुधरेंगे। जरूर सुधरेंगे। बस एक आखिरी पॉइंट, क्योंकि वक्त बहुत ले लिया मैंने आपसे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का भी स्टेटमेंट आया था चीन के साथ रिलेशंस को लेकर। फिर चीन के प्रवक्ता हैं कर्नल वू, उन्होंने भी कहा कि दोनों देश एलएसी विवाद को सुलझाने के बेहद करीब हैं। और अब चीन के राजदूत का 18 महीने के बाद भारत आ जाना, क्या ये इंडिकेटर नहीं है कि हो सकता है आने वाले वक्त में एलएसी को लेकर एक सहमति बन जाए, परसेप्शन को लेकर? हाँ, अगर आप चीनी साहित्य को पढ़ेंगे तो आपको ये अंदेशा हो जाएगा कि फिलहाल चीन की जो सरकार है, वो चाहती है कि अपना 100% ध्यान जो है ताइवान की तरफ और साउथ चाइना सी की तरफ केंद्रित करे। चीन में जो उनका जो लिटरेचर है, या चीन में जो लोग पॉलिटिकल साइंस लेके स्टडी कर रहे हैं, कुछ भारतीय भी हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उन सब ने मुझे चाय के ऊपर यही बताया कि चीन भारत के झमेले में पड़ना नहीं चाहता। इसका बहुत बड़ा कारण है कि चीन सामना करना चाहता है पूरब की तरफ ताइवान और साउथ चाइना सी में, जहां उसको अमेरिका बहुत बड़ा कंपटीटर या चैलेंज नजर आता है। ऐसी हालत में वो पीठ पीछे भारत को, भारत चाहे कितना भी छोटा मोटा कार्रवाई कर दे, लेकिन ये उनकी जो एक कंसंट्रेशन है पूरब की तरफ, उसको भंग कर सकता है। इसलिए चीन फिलहाल भारत के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेगा कि भारत को मौका मिले चीन को पीछे से टिंग करने का। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपने समय दिया और इतनी बारीकी से तमाम पहलुओं को समझाया सर। थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश।